सॉरी, किसी ने भी माफ नहीं किया, आप लोगों ने बोला सॉरी, तो हमने कहा ओके। ये तो एक आध तो बोलते ही कि वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो राहुल गांधी बात कहते हैं कि दो भारत बन रहे, दो, एक भारत है अमीरों का भारत, एक भारत है गरीबों का भारत या मिडिल क्लास का भारत, या गरीब और गरीब होता जा रहा है। दो भारत बन रहे हैं, एक वो अमीरों का भारत है, उसके बच्चों को हर तरह की सहूलियत सुविधा, ये वो फलाना ढेम का एक समृद्ध भारत है, कुछ नहीं कमी, एक जो सोचते हैं वो है। और जो बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र, 80% आर्थिक तंत्र उस 13, 14, 15, 20% लोगों के बीच में जाता है और ये खाई बढ़ती है। एक भारत है, दूसरा जो गरीब, जो मिडिल क्लास है, उसमें सबसे ज़्यादा इसका इम्पेक्ट आ रहा है, महंगाई का इम्पेक्ट आ रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई। ये हम बात कर रहे हैं, तो समस्या क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे मेरी समझ में आई, इसलिए मैंने आप सबसे एक तरह से आपको उनको यह बताया। मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के हैं, मेरे पास भी जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की है, तो कितने बच्चे MPPSC में हर साल क्वालिफिकेशन या एक तरह से भाग लेते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं और एग्जाम देते भी, कितने बच्चे होंगे सर आप बताएं? लगातार लेकिन संख्या घट रही है, वर्तमान में 1 लाख संख्या हो चुकी है। 1 लाख बच्चे हर साल वर्तमान में घट रही है, मतलब हर साल ऐसा 2019 के बाद से लगातार संख्या घट रही है। अब इस साल 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 97,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया। अच्छा, इस PSC के एग्जाम में कितने लोग? MPPSC में टोटल 18 से 19 एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं। 18 से 19 एग्जाम्स में कितने बच्चे भाग लेते होंगे? तैयारी तो कितने करते हैं, उससे 2-4% कम होते होंगे। तैयारी करेगा वो एग्जाम तो दे देगा। पार्टिसिपेट कितने लोग, तैयारी कितने लोग? 5 लाख। हाँ, 5 लाख से करोड़। तो कितनी वैकेंसियाँ सब मिलाकर 18 से 20 एग्जाम्स की एवरेज निकलती है? अभी अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो तकरीबन 2,500-3,000 वैकेंसी आई सब मिलाकर, जो कि बहुत दिनों से रुकी हुई थी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पिछले 5-6 सालों से नहीं आई थी, तो उसकी वैकेंसी एक साथ आ गई। उसमें बैकलॉग की वैकेंसी, जहाँ सामान्य वर्ग की कोई वैकेंसी नहीं है, तो ऐसा सब मिलाकर के इसकी बहुत दिनों से वैकेंसी रुकी हुई थी। इस कारण सारी वैकेंसी आ गई, जिसमें से लगभग 500 वैकेंसी केवल रुकी हुई है 13% के चक्कर में। तो 87-13 की जो एज है इसकी लिमिट क्या है? 21 से लेकर 42 साल तक। 21 से लेकर 42 साल। कितनी बार वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है? कैटेगरी वाइज अलग अलग है, बाकी अब लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस लिमिट की। अच्छा, इसमें से 1000 बच्चों की वैकेंसी एग्जाम निकल गई, एग्जाम में 5 लाख बच्चों ने भाग ले लिया। कितनी एग्जाम्स में टाइम पे, एग्जाम्स में टाइम सही पेपर निकले और सही टाइम पे रिजल्ट आया, सही टाइम पे इंटरव्यू और सही टाइम पे नियुक्तियाँ हुई? एसी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं, एक भी एग्जाम नहीं, जहाँ मेरी जानकारी में तो कोई नहीं। एक आध दो लाख। मेरा ही कहना है कि ये जो परिस्थितियाँ बन रही है, मतलब अब ये इस पूरी बात को अगर अपन जमीन पर उतारें तो ये पूरी जो बात बन रही है, इसके लिए कोई तो दोषी है जी। तो दोषी कौन है, इसके लिए किसको समझते हैं? हम पकड़ते हैं तो जिसमें पहला विषय के दोषी 87-13 जनरेशन का जो बंटवारा के 87-13, उसके बाद से एग्जाम बहुत सारे एग्जाम होल्ड पे चले गए। दूसरा एग्जाम अपन उसी को आधार बना करके लगातार सरकार क्या करती है, अब 2019 से MPPSC कोई कॉपी देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई कॉपी देखने के लिए नहीं मिल रही है। लगातार एग्जाम में वैकेंसीज कम हो रही। 2019 में जो वैकेंसी थी वो लगभग 554 के आसपास थी। इस साल की वैकेंसी थी 158। अगर उसमें से हम 13% वैकेंसी होल्ड करते रहे हैं तो लगभग वैकेंसी कितनी आ रही है? 110-115 वैकेंसी आ रही है। 2000 बच्चों का इंटरव्यू होकर रुका हुआ, रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि वो 13% पे है, सरकार ने होल्ड कर दिया। जब रिजल्ट आएगा, न्यायालय का निर्णय आ जाएगा, तब हम रिजल्ट देंगे। अब 2000 को सीट पर 3 बच्चे इंटरव्यू देते, लगभग 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू देकर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 सालों में रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्लास 13 का जिस तरह से लक्षण चल रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो उनसे हम बात तो करें, ये परेशानी है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ज़्यादा देर इस बात पर ही मेरी बात, इसलिए मैं समझना ये जो आरक्षण का 13% न्यायालय ने बोला है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक हम पुरानी विधि से ज्वाइनिंग करवाते रहेंगे। ऐसा मध्य प्रदेश में क्यों हो सकता है? तो ये बात तो सरकार को निर्णय देना,
यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। इस पर हमारी आवाज बनेगा कौन? तो इसीलिए तो मैंने बुलाया, मैं समझ के ना बनूंगा और कौन बनेगा। ये 2000 तक तो आपने कहा कि 2000 लगभग लोगों का ऐसा है, बाकी का ये जो सेगमेंट बिगड़ा हुआ है और 33% अधिकारी जो है केवल LPPSC से कम है, इसके लिए सरकार वैकेंसी नहीं आई तो सरकार दोष, ये मानते हो आप? बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे यहाँ पे एक केवल LPPSC का एक परेशानी नहीं है, व्यापक की परेशानी है। व्यापक के कौन से एग्जाम सही 60 हो गए पिछले 15 साल में, जरा बता, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ, एक आदेश एक भी नहीं। सर पहले तो विवाद चलिए ठीक है, 2019 तक कम से कम विवाद होता था, लेकिन व्यापक की वैकेंसीज आती नहीं थी। लेकिन 2019 के बाद व्यापक की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इरेगुलर। अब आते हैं सर सरकार दोषी है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष हमें मिला है सर जो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स ले रहा है। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर आपसे, सिर्फ इतनी सी बात है कि मध्य प्रदेश में अभी भी रोजगार, नियुक्तियाँ, ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं है सर? मोहन यादव सर जी की मतलब खिली हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं सर। एक पॉडकास्ट में उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकारी लोग नौकरी लेके ऐसे कुछ सरकारी नौकरी लेके लोग क्या करेंगे क्या? मैं लोन लेके मतलब लोन लेके रोजगार स्वरोजगार शायद उसको लोन कहाँ मिल रहा है? ये मतलब कह सकते हैं कि हिम्मत भी आ चुकी है सबके अंदर बोलने की। कह सकते हैं कि लोग नौकरी लेके करोगे। अगर ये बात बोलने की हिम्मत सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है तो सर माफी चाहता हूँ, विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी उत्तरदायित्वों को निभा नहीं पा रहा है कि शायद वो इतना डेटरेंट नहीं, वो कैसे ना एक नियंत्रण नहीं रख पा रहा है या उस बात को नहीं उठा पा रहा है कि आज सब कुछ हो रहा है आंखों के सामने और हम लोग आवाज नहीं। आप जैसा जिस दिन आप राहुल मेरे मित्र बहुत अच्छे मित्र हैं, जिस दिन आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 2009 के रिजल्ट के बाद 11-12 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष बने थे, रिजल्ट के बाद मैंने राहुल जी को बोला था कि अब परिवर्तन आएगा राहुल, ये बात देखा अब परिवर्तन आएगा राहुल। अब हमें एक बहुत अच्छा प्रदेश अध्यक्ष मिला है क्योंकि हमने जिस प्रकार से आपने मंदसौर गोलीकांड में जिस प्रकार से मुद्दा उठाया था सर, और आपको मैं यूथ कांग्रेस के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब 2008-9 में आप यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन कर रहा हूँ कि भावी मुख्यमंत्री प्रदेश के होंगे। तो सर अब बात इस चीज़ की है कि अभी भी अगर यूथ हम लोग नौकरी अगर मुद्दा नहीं बन पाएगा सर, तो फिर मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बड़े अंधेरे में है सर। ये तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि अव्यवस्था है। मतलब आपने पूरी बात से ये स्वीकार किया आपने कि जो मैं आवाज़ देता हूँ बार बार, मैं जैसे भी देता हूँ आप तक नहीं पहुँची, अलग बात है, वो मेरी कमी है, पर जो आवाज़ हम समय के क्योंकि यहाँ बेसिकली कंसेप्ट की बहुत बड़ा एक अलग अलग सेक्टर में बहुत कमियां होती हैं, तो हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि आज किसको बोलना, कल किसको बोलना पड़ता। पर मुझे अभी ऐसा लगा एक साल में कि यार हमारे नए बच्चों के साथ इनके एग्जाम्स में मेरी क्या, मैं जब इंदौर में रहना चल रहा था आप गए थे उस समय सरकार झुकी थी, लग रहा था कि निर्णय आएगा, लेकिन आपके जाने के बाद उसी दिन सरकार ने 4 बजे धरना खत्म करवा दिया। ऐसा क्या हुआ? और थोड़ी देर वहाँ पे और रहते तो शायद उसका कुछ निर्णय निकलता। कोई पूछने वाला नहीं था कि 4 बजे ऐसा क्या हुआ कि धरना खत्म कर दिया। रात में किया नहीं तो क्यों किया? और इसका कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस की होने वाली सीएम साहब से कोई निर्णय नहीं लिया। सीएम या कुछ और लोग जाते, पदाधिकारी जाते, आप गए थे और शायद नेता प्रतिपक्ष जी गए थे, इसके अलावा कोई और जाते तो शायद उसका निर्णय निकलता। उसका प्रेशर बन रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था। शायद उसकी उसी समय पे भोपाल में भी धरने की तैयारी थी, पर रात को सब खत्म कर दिया। सर के पर निकले थे और वो निकलने के बाद कैंसिल हो गए। मतलब फॉर्म भर दिया था, मैंने खुद भरा था वो फॉर्म निकल गया और कितने सारे बच्चे उन्होंने कोर्स ले लिए ऑनलाइन। सर अब वो क्या करें, वो है नहीं, आए नहीं। और 5 साल आइडिया नरेंद्र मोदी जी एक नया कंसेप्ट लाए हैं कि IAS बना देते हैं, 46 IAS बना देते है ना, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है सर, उसमें एक IAS के पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपने एक IAS को पूरी तरीके से एक जिले में एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाकर के रखा हुआ। अगर उसके काम को आप डिसेंट्रलाइज करेंगे, सब्जेक्ट लेवल एक्सपर्ट्स उसमें आएंगे तो ज़्यादा बेटर था। जैसे आप मुझे डेपुटेशन में भेज दीजिए, आप मुझे मेरा 10-12 साल का अनुभव शिक्षा और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना रहा है मुझे। आप 5 साल के लिए डेपुटेशन पे बनाकर भेज दें किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी जगह पर जो एजुकेशन से रिलेटेड, मैं तो अच्छा काम कर सकता हूँ आप बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को। तो कहते हैं बिरला जी उनकी बेटी पहले मॉडलिंग करती, उसको भी बना दिया है, तो मॉडलिंग का कोई स्पेसिफिक जॉब है कि उसमें से एकदम से भेज दिया? नहीं, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने इसके हो सकता तो ये एक केस है, ऐसे और भी केस अलग अलग आएंगे। तो
गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल किया और उनकी वजह से ही वो प्रोटेस्ट होता है। नहीं, ये तो कह रहे हैं आपकी वजह और से। उसके बाद सर एक चीज़ और हुई, जो लीडर जो बच्चे गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, उनको वहाँ से निकलने के बाद उनके ऊपर FIR कर दी गई। मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि FIR नहीं हो गया, आप लोग जाओ, लेकिन उनके ऑफिस से निकलने के बाद ही नेक्स्ट डे आया कि उनके ऊपर FIR कर दी गई। और सर आज के पेपर से कटिंग लेकर आया हूँ मैं, जो आप सर कुणाल भैया ने बात करी स्टार्टिंग में। इसमें एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ दिख रहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। क्यों हो? वही सर फ्लॉ है कहीं ना कहीं, मतलब जैसे अपने मैं वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर कि चलिए बोलते सर कि 5 लाख करोड़ कर्ज है मोदी सरकार के ऊपर। सर ये सरकारी नौकरी देते वक्त ही सरकारों को वित्तीय अनुशासन याद क्यों आता है? उससे पहले वित्तीय अनुशासन याद क्यों नहीं आता? ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो बात करते हैं कि हमें वित्तीय घाटा कम करना है, सैलरी नहीं दे सकते, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नौकरियां देते वक्त ही सरकारों को वित्तीय अनुशासन की याद क्यों आती है? मैं सिर्फ एक सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मुझे भी बताएं। ये इसलिए आता है कि जब स्टूडेंट को वोट देना होता है तो वो स्टूडेंट के साथ वोट नहीं देता। 2 तरीके से वोट मिलता है देश में, किसी भी देश में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं। या तो किसी को पसंद का वोट मिलता है, किसी को नापसंद का। तो आपकी नापसंद की है ही नहीं। आप जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, मतलब आप नहीं पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट, अदरवाइज वो कहना मैं भी थोड़ा सा दूर हूँ, नापसंद है ही नहीं। आपने किसी दिन भी आपकी चलो ये आवाज़ तो नहीं कि स्टूडेंट को एक साथ करो तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो पढ़ाई करेंगे कि आंदोलन करेंगे, ठीक है। वोट देते वक्त तो उसको फिर दूसरे राजनीतिक धर्म याद आते हैं, जातियाँ याद आती है, धर्म याद आता है, कट्टरता आती है, नफरत। हम लोग वोट देते हैं जब क्या सोचते हैं? क्या हम सोचते हैं कि सरकार ने हमें हमारे भविष्य को, मेरे जैसे 5 लाख 1 साल के, तो अगले दूसरे साल के 10 लाख, फिर उसके अगले साल 9 लाख, फिर ऐसे मेरे ख्याल में 50-1 लाख बच्चे तो यहाँ भी ग्रसित हो ही गए होंगे इस पूरी सिस्टम से। मैं अगर सही जाऊँ तो इसके लिए नहीं बुलाया मैंने आप लोगों को कि मैं आपको ये कहूँ कि आप वोट इसको दो, इसको दो। मैं तो मेरी समझ ये बता रहा हूँ कि ऐसे में आप में दोनों ने एक बात कही कि विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभाता। मैं कृपया करके मुझे क्लियर करें मुझे क्या करना चाहिए सर। हाँ, कॉपी का जो लिखा नहीं रहा है उसमें 4-5 इशूज़ हैं। मैं राहुल गुप्ता की आवाज़ बनूँ, मान लो स्टूडेंट की आवाज़ बनूँ, कोशिश करो कि मैं आपको बोल रहा है कि लड़ूँ, मैं लड़ ही सकता हूँ। अभी सरकार को उससे बात ही कर सकता हूँ, अलग तरीके से कर सकता हूँ। तो क्या क्या आइडिया हो? हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो अगर एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती है, रिजल्ट होकर जा रहा है, तो नैरेटिव बहुत जल्दी चेंज कर दिया जाता है कि इस पर ध्यान न जाए। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा पुश करती रहे उस चीज़ को मॉनिटर करती रहे कि अगर कोई एग्ज़ाम आया है तो उसका टाइमली उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो, उसका टाइमली रिजल्ट आए, इंटरव्यू उसका रिक्रूटमेंट हो। शुरू कहाँ से कर सकते हैं? तो मैं ऐसा सोचता हूँ एक पूरा मेमोरेंडम जो MPPSC का 18-19 एग्जाम्स सबकी जो कमियाँ एग्जाम्स का एक मुझे एक पूरी ब्रीफ नोट कौन देगा? इनके थ्रू आप तक मिल, ठीक है, हर एग्जाम्स का ब्रीफ 1। दूसरा, अपने को ये डेटा चाहिए MPPSC के पोर्टल पर मिल जाएंगे कि किस एग्जाम में कितने बच्चों ने भाग लिया, चले जाए तो सुबह उससे क्या होता है एक समझे सारे एग्जाम्स का पूरा डेटा 1 साल का है। फिर एक डेटा चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 35% वैकेंसियाँ अभी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कि इतनी सारी बढ़ेगी तो उसका वो जो आर्थिक पहलू है वो आ जाए, तो वो कम कितनी है उसका डेटा चाहिए। इसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ अभी से चिट्ठी से, एक चिट्ठी में हर एग्जाम से मुख्य उसको अब सरकार के एकदम से दबाव में आएगा तो धीरे धीरे, तो ये मैं आप लोगों के लिए मेरा दायित्व है। तो ये आप लोग मदद करो मुझे किसी आप। हाँ, दूसरी बात ये है, एक और इशू है, बात कर सकता हूँ राहुल गांधी ने एक मुद्दा लेके आया जातिगत जनगणना, तो 5 सवाल इसमें से जातिगत जनगणना। नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने उसको पॉलिटिकल बहुत गालियाँ दी और फिर एक्सेप्ट किया, हम सब ने देखा। तो कई लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रेशर में आके किया कि लोग उनके खिलाफ हो जाए, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक लाइन ये आती है। दूसरी लाइन ये आती है कि राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी ने ये जातिगत जनगणना करने की बात की, जिससे उसको वोट में फायदा होता है।
मतलब एक तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सामाजिक वो करना चाहते, जातिगत ध्रुवीकरण करना चाहते, बंटवारा करना चाहते। फिर ये एक सवाल के अपर कास्ट के खिलाफ में जाति को अपर कास्ट के खिलाफ में जाति इस तरह की बीजेपी ने शुरुआत में बात की, क्योंकि उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया तो शुरू की बात तो सब झूठ हो गई। तो एक सवाल ये निकल गया। तो एक सवाल ये है कि जातिगत जनगणना हो भी गई तो फायदा क्या होगा, देश में क्या अंतर आएगा इससे, या आम जनता को क्या फायदा है। तो राजनीतिक बात हो गई, जनता के लिए, आम आदमी के लिए क्या होगा, ये सवाल इस तरीके के आते हैं। मैं इसके अलावा भी जातिगत जनगणना कोई सवाल आता है क्या? थोड़ा सा ऑप्टिममली स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल एक अमीर ओबीसी है और एक थोड़ा सा सोशल मतलब इकोनॉमिकली वीकर ओबीसी है, क्या चाहते हो, तो क्या करना है? तो प्रायोरिटी जातिगत जनगणना में होगा क्या, ये कौन बताए? जातिगत जनगणना कंसेप्ट क्या है, ये कौन बताए? सर जैसे जितनी संख्या है कम्युनिटी वाइज हर डिपार्टमेंट हम देखते हैं, जैसे कोई विभाग है और जाति के हिसाब से इसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जातिगत जनगणना में ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार सेंसस होंगे, कास्ट सेंसस होंगे तो हर विभाग में उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर कहीं पर किसी कास्ट को अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है तो उसको सेंसस के डाटा आने के बाद उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो जातिगत जनगणना का कंसेप्ट ये है कि एक व्यक्ति का परिवार है, एक व्यक्तियों का परिवार अलग है, एक व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, राजनीतिक रूप से कितना जाती है, उसके घर में आर्थिक रूप से किस हिस्से में आता है, मतलब वो गरीब में आता है कि गरीब में आता है, जीवन यापन के लिए उसके परिवार में कितना पैसा मिलता है, उसको कमाता कितना है। तो किस जाति में ऐसा इस तरह का आर्थिक सिस्टम है या सामाजिक सिस्टम है राजनीतिक। बहुत लोग सामाजिक रूप से बहुत जागरूक नहीं होते हैं, बहुत दबे हुए हैं। बहुत लोग राजनीतिक रूप से लेना ले रहे हैं, इसे वोट देना है, जागरूक नहीं। बहुत लोग आर्थिक रूप से अन्याय अपराध सहन करते हैं। बहुत से लोग आरक्षण इतने साल से बोलिए, आरक्षित वर्ग के लोग ही गरीब हैं। सवाल तो ये कि जैसे आरक्षण इतने साल से है, आरक्षण तो 10 साल के लिए था, 20 साल के लिए था, फिर भी बढ़ गया, फिर भी वो गरीब थे। तो आखिर इसका ये बीमारी का इलाज क्या है? जैसा मैंने कहा कि हमारा देश वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है। रोज अपन बात देख रहे हैं मोदी जी के भाषण समय, फिर भी अपने देश में 81 करोड़ लोगों को राशन मिल क्या सकता है। तो ये कोई एक भी डेटा लेते हैं, इधर चौथे नंबर की कौन आगे वर्ल्ड, तो इधर 81 करोड़ लोग गरीब में सरकारी राशन क्या है, ये तो बहुत भयावह है। एक तरह से आर्थिक सहायता उसकी अपनी योजनाएं होगी, मुझे उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर हमारे देश में कोई आर्थिक सहायता का पहलू है ही। तो जो 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलता है वो कौन है, ये पता करना जातिगत जनगणना का एक हिस्सा है। आखिर किस जातियों में इतने गरीब है, क्योंकि जातियों के हिसाब से देश बना हुआ। तो राहुल गांधी ने सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं, आर्थिक सर्वे की बात, और आर्थिक सर्वे में ये पता लगाओ कि किसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उस हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देश का खजाना खुले। इसमें क्या गलत है? एक तो इन्हें क्रिमिनल लहर का कहा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। जब पता चलेगा कि किसके पास क्या आर्थिक स्थिति, तभी तो क्रिमिनल लहर की लहर बनेगी कैसे, पता किसको है? पिछले जितने साल बाद वही नहीं कुछ, तो किसको पता कि कौन क्रिमिनल लहर में और कौन नीचे है, कौन ऊपर है। दूसरी बात अपर कास्ट, ये अपर कास्ट के खिलाफ अपर कास्ट में जो गरीब है, जितने मंदिर है देश में लगभग नींव करते हुए एक योजना में 2 मंदिर तो होते ही होते, तो 2 मंदिर है तो वहाँ 2 ब्राह्मण तो काम करते ही करते बने एक घर के। अब वो दोनों ब्राह्मण परिवार के लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, अमीर तो होते नहीं, वो भी गरीब के इंसानों में। तो ऐसे तो अपर कास्ट के गरीब है, जो राजपूत समाज में भी गरीब है। ऐसा राजपूत समाज में तबका पैसे वाला हो सकता है, ब्राह्मणों में तबका नौकरी पैसा में इसमें हो सकता है, और 50% लोग इसमें भी गरीब है। अपना ये डेटा ही, तो उनके लिए भी खजाना खुले। तो ये एक तरह से गरीब की सहायता करने की एक विधा है, एक रास्ता है। जो जातिगत जनगणना है, इसको ना राजनीतिक लाभ है, हानि है, तो ये सेकेंड है, फर्स्ट इसकी मोटिवेशन। तो मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा कि आप लोग सब आइए BSc में कुछ लोग बने, इतना समझो कि ये जातिगत जनगणना का विरोध किसी भी प्रकार से अगर गलत होता तो मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना।
लिए तो सब आए हैं सर। एक अच्छी बात है, मतलब इन सबके मन में एक बड़ा वो था कि जाएंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन होगा, नेता है। मैंने इनसे कहा भाई बात होगी आपकी मैं और आपके भविष्य की। वजह से उठा और पूरे दिन से काम किया। और आप लोगों की जब बात आई तो बताया कि मिलना चाहते हैं मिला, मगर रात को आ सके तो मेरा कहना है ये तो मेरा पॉलिटिकल प्रोसेस है। सर हम जैसे